हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। हम ऑलरेडी लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है सेट के बारे में। सेट के थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक इंट्रो दिया था आपको, सेट को आइडेंटिफाई करना, सेट की डेफिनेशन के बारे में। हमने वैरायटी ऑफ एग्जांपल दिए थे सेट के, जहाँ पे हमने कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट भी बताया था और जहाँ पे कुछ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट भी हमने आपको बताया था। हमने साथ में आपको ये भी बताया था कि हम सेट को कैसे लिखेंगे, हमारे पास प्रॉपर तरीका क्या होता है सेट को लिखने का। इसके बाद हमने जो 4 टॉपिक पढ़ा था सेट से रिलेटेड, वो हमने पढ़ा कि कलेक्शन और सेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। हमने उसका एक एग्जांपल भी दिया था। फिर कुछ हमने नोटेशंस के बारे में पढ़ा था और फिर कुछ हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। इतना हमने लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है। और हमने जो भी लेक्चर 1 में कवर किया है वो एक्सरसाइज 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लेक्चर 2 में सीधा जंप किए तो प्लीज़ एक बार आप लेक्चर 1 पढ़ के आएँ, उसके बाद लेक्चर 2 में अटेंड करें। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने सामने लिखे हुए हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द कलेक्शन एंड द सेट। तो हमने लेक्चर 1 में तो पहले पढ़ चुके हैं कलेक्शन एंड द सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आया तो मैं फिर से इसको रीड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। एक्चुअल में कलेक्शन क्या होता है, मैंने बोला था कलेक्शन हम कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं कलेक्शन में। जैसे कि हमने अपने कुछ फेवरेट पर्सन्स के नेम लिखे। हमने किसके लिखे? ध्यानचंद का नाम लिखा, सचिन तेंदुलकर के नेम लिखे, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिखा। फिर उसके बाद हमने सलमान रश्दी का नाम लिखा, खुशवंत सिंह का नाम लिखा। हमने एक कलेक्शन लिया कुछ नेम्स का। वो नेम्स डिफरेंट फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हम उनको सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कलेक्शन किस चीज़ का है? नहीं, ये बोलेंगे ना हमारे फेवरेट हैं। जब भी थोड़ी नहीं, जो हमारे फेवरेट होंगे वो आपके भी फेवरेट होंगे और जो आपके वो आपके फ्रेंड के भी फेवरेट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको कलेक्शन और सेट को आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि हमारा एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट का जो आंसर निकल के आ रहा है वो मेरा, आपका और आपके फ्रेंड का, तीनों का आंसर अगर कॉमन है तो वो स्टेटमेंट हमारा सेट का पार्ट होगा, अदरवाइज वो कलेक्शन का पार्ट होगा। यही मैंने समझाया था, इतना तो क्लियर होगा। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर वही है, ठीक है ना। कुछ और इसमें अलग से ऐड नहीं करना है हमें। तो चलिए कलेक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन देते हैं। अ कलेक्शन कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हम लेके एक कलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने सेट बनाया है तो उन एलिमेंट्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा, उन एलिमेंट को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन भी करना पड़ेगा, तभी वो सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। हमने आपके लिए कुछ नंबर्स ले लिए। हमने नंबर लिया -1, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ आपके लिए। हमने नंबर लिया -1, -2, 0, 1/2, 1, 3/4, 4/6 एंड सो ऑन। और भी ऐड कर सकते हैं डेसिमल 0.5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चलिए आप इनको डिफाइन करके बताइए, तो क्या आप इन नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं? इन नंबर्स को एक प्रॉपर तरीके से आप हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं? सर मैंने यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, ये नंबर लिखा है। सर आपने नेचुरल नंबर लिखा है, सर आपने इवन नंबर लिखा है। नहीं बता सकते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। और अगर एक्सप्लेन कर भी रहे हैं ना, एक डेफिनेशन दे रहे हैं ना, तो कंप्लीटली वेल डिफाइन होनी चाहिए। ये सेट की डेफिनेशन में मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में बताया हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कलेक्शन। ये किसका पार्ट हो गया? कलेक्शन का पार्ट हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अगर मैं सेट की बात करता हूँ, मैंने नंबर ले लिए -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू ∞। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। जब हमारे पास एक प्रॉपर डिफिनेशन निकल के आ गई है कि सर जो आपने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा कलेक्शन, और कलेक्शन किसका है? नेगेटिव इंटीजर्स का। तो नाउ इट इज कंसीडर्ड एज सेट, अ पार्ट ऑफ सेट। तो ये सेट हो गया। लेक्चर 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे थे। उसमें से एक क्वेश्चन हमारा ये था कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन, और इसी का दूसरा पार्ट था मेरा एवरी कलेक्शन इज अ सेट। तो आप लोगों ने आंसर के ऊपर कुछ जजमेंट दिया मुझे, कुछ कमेंट्स किए मुझे। अभी मैंने चेक नहीं किया, चेक करूंगा मैं। तो स्टेटमेंट यहाँ फिर से कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है ना। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? हमारा स्टेटमेंट था एवरी कलेक्शन इज अ सेट। सारे कलेक्शन सेट हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैंने देखो ऊपर एक कलेक्शन दिया है, क्या इस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
कुछ कलेक्शन हमारे सेट होते हैं और वो कलेक्शन कौन से सेट होते हैं, जिनको हम प्रॉपर तरीके से एक डिफिनीशन दे दें और उसको बता दें कि वो उस डिफिनीशन के अंतर में ही बना हुआ है। सेकेंड पार्ट मैंने क्या बोला था, एवरी सेट इज अ कलेक्शन। क्या सारे सेट कलेक्शन है? बिल्कुल है भाई। जब तक आप एलिमेंट्स का कलेक्शन नहीं करोगे तब तक कैसे डिफाइन करोगे कि वो सेट है कि नहीं है? तो जो सेट बना है वो तो कलेक्शन से ही बना है ना। और कलेक्शन किसका किया आपने? एलिमेंट्स का किया, कुछ ऑब्जेक्ट का लेके किया। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1 मार्क में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को रिमाइंड करके रखिएगा, अपनी नोटबुक में कहीं भी कॉर्नर पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एवरी सेट इज अ कलेक्शन। हर सेट कलेक्शन क्यों है? क्योंकि जब तक हम कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे नहीं, उनका कलेक्शन करेंगे नहीं, तब तक हम उनके बारे में एक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से, उनकी डिफिनीशन, उनको वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम उनको वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं तब तक वो सेट नहीं होंगे। और अगर हमने उनको डिफाइन कर दिया तो वो पार्ट हो गया सेट के। और लेकिन सेट किससे बना हुआ है? सेट तो कलेक्शन से बना हुआ है। तो एवरी सेट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। सारे कलेक्शन सेट के पार्ट नहीं है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने वहां पे दिए हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ कलेक्शन गिवन है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इनकी भी। स्टेटमेंट पहला क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, सेट को मैंने डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका बताया है कि मेरा आंसर, आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। इतनी बात मेरी याद रखना, ठीक है ना। एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैंने पूछा कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स का कलेक्शन करना है जो आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कलेक्शन करना है। फिर आपको बताना है वो सेट है कि नहीं है। तो अब जरा एक चीज बताओ, घर में कौन होगा? आप होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगे, आपका भाई होगा, बहन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडमदर होंगे, यही मेंबर्स होंगे ना आपके। तो उन फैमिली मेंबर्स का कलेक्शन आप करें या मैं करूं या आपका फ्रेंड करे, सेट तो उतना ही बनेगा ना, कलेक्शन तो उतने ही लोगों को होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं उसमें कुछ अलग मेंबर्स निकाल के ऐड कर दूंगा। भाई जितने मेंबर्स आपके यहाँ पे होंगे उतना ही तो कलेक्शन करूंगा। बस डिफरेंस इतना है कि मैं शायद पहले ग्रैंडफादर को लेकर लूंगा, आप शायद पहले ग्रैंडमदर से स्टार्टिंग करें। हो सकता है कि आप पहले स्टार्टिंग फादर मदर, फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर एंड ब्रदर लिखें। मैं हो सकता है पहले ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर ऐसे करके लिखूं। तो एलिमेंट्स मेरे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वो कंसीडर एज अ सेट ही कहलाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करता हूँ। तो स्टेटमेंट पहला क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। पहला स्टेटमेंट मेरा है कि कलेक्शन, किसका कलेक्शन करना है? नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार कि ये सेट है कि नहीं है। नेचुरल नंबर जो कलेक्शन आप करोगे वही मैं करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 50। वही शायद आंसर आपका भी होगा, वही आपके फ्रेंड का आंसर होगा। तो आइडेंटिफाई हो गया। तो मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। सेकेंड पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया के जितने भी अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं उनका कलेक्शन। अब ये तो सोचने वाली बात है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, गुड हॉकी प्लेयर्स। अच्छा एक चीज बताइए, जरूरी थोड़ी नहीं जो आपके हिसाब से अच्छा होगा वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, या जो मेरे हिसाब से अच्छा होगा वो आपके हिसाब से अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैं धनराज पिल्ले की बात करता हूँ। मैंने कहा धनराज पिल्ले मेरे फेवरेट हॉकी प्लेयर है। आपने कहा नहीं सर मेरे लिए तो ध्यानचंद है। तो हम दोनों में डिफरेंसेस आ गए ना। जब डिफरेंसेस आ गए तो ये पार्ट ऑफ सेट तो रहेगा ही नहीं रहेगा। सपोज दैट मैंने एक कलेक्शन किया, मैंने कुछ प्लेयर्स का कलेक्शन किया और उसमें क्या लिखा मैंने लिखा ध्यानचंद, उधम सिंह, धनराज पिल्ले, बलवीर सिंह और मोहम्मद क्या नाम है, मोहम्मद शाहिद। इन सारे प्लेयर्स का मैंने एक कलेक्शन कर लिया। अब मैंने आपसे बोला कि आप कलेक्शन करो, आपने कहा नहीं सर, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, नवजोत कौर, ऋतु रानी, आपने इनका कलेक्शन कर लिया। तो हमारे आंसर में और आपके आंसर में डिफरेंस हो गया ना। जब आंसर में डिफरेंस हो गया तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। वो सेट नहीं है, वो क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। क्योंकि अब हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं। हमारा स्टेटमेंट जो है ना वो प्रॉपर आंसर नहीं निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे जब डिफरेंसेस आ गए तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास की जितनी भी गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन।
ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट। क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं लिखूंगा उन गर्ल्स के नाम तो वही नेम आएंगे जो क्लास में है। जितनी लड़कियां आपकी क्लास में, अगर 25 गर्ल्स हैं तो मैं 25 गर्ल्स के नेम का ही कलेक्शन करूंगा ना। आप करेंगे तो आप भी वही करेंगे, आपका फ्रेंड करेगा तब भी वही करेगा। तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो कॉमन आंसर निकल के आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेट। इज इट क्लियर? आगे बात करता हूँ। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिर से एक वर्ड निकल के आ गया है, मोस्ट टैलेंटेड। अब मोस्ट टैलेंटेड आपके हिसाब से कुछ और होगा, मेरे हिसाब से कुछ और होगा, और आपके फ्रेंड के हिसाब से कुछ और होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक कलेक्शन लिया, मेरे हिसाब से जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, जो इंडिया के सबसे अच्छे राइटर है अब तक के, मैंने लिया मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, आर के नारायण। मैंने 4 राइटर ले लिए और मैंने बोला कि ये चारों के चारों ना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैं। मतलब कि जब ये सबके सब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो गए इंडिया के, जो अब तक के हैं, मेरे हिसाब से इनसे अच्छा कोई नहीं है। आपसे पूछा, आपने कहा नहीं सर मुझे ये नहीं पसंद है। मुझे कौन पसंद है? मुझे सर मुंशी प्रेमचंद पसंद है, मुझे खुशवंत सिंह पसंद है, मुझे सलमान रुश्दी पसंद है, मुझे शशि थरूर पसंद है, मुझे अनीता नायर पसंद है। तो आपके आंसर में और मेरे आंसर में डिफरेंसेस आ गए ना। जब हम दोनों के आंसर में डिफरेंसेस आ गए तो हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड हो उसके पास में कुछ और नेम हो, जैसे केतन भगत हो गया, किरण बेदी हो गए, अमिताभ घोष हो गए। तो हम सबके जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? डिफरेंट निकल के आ रहे हैं ना। मतलब स्टेटमेंट हमारा एक है, लेकिन उस स्टेटमेंट के आंसर तो बहुत सारे निकल के आ गए। आपका कुछ और आ गया, मेरा कुछ और आ गया, आपके दोस्त का कुछ और आ गया। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट, ये सेट का पार्ट नहीं है। 5, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये आप पढ़ेंगे पीछे से, ठीक है ना। तो ये भी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। आगे बात करता हूँ, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मैं बात करता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का कलेक्शन। मतलब मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लाइफ में जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, चाहे प्रेमाश्रम हो, रंगभूमि हो, गोदान हो और प्रतिज्ञा हो, निर्मला हो, वरदान हो, जितनी भी मूवी है, कर्मभूमि है, मतलब बहुत सारी उन्होंने नॉवेल्स लिखा है। तो जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने लिखा है उनका कलेक्शन एक सेट होगा कि नहीं होगा? तो सोचना कि मुंशी प्रेमचंद ने लिमिटेड नॉवेल ही लिखा होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट नॉवेल वो लिख के चले गए। उन्होंने जितनी भी नॉवेल लिखा होगा लिमिटेड होगी ना, 20, 25, 50, 60, 70, 80 इतनी नॉवेल लिखा होगा, 100 नॉवेल लिखा होगा अपनी लाइफ में। तो उन सारे नेम्स का कलेक्शन आप करेंगे, वही नॉवेल्स का कलेक्शन मैं करूंगा और उन्हीं नॉवेल्स का कलेक्शन आपके फ्रेंड करेंगे। तो मतलब हम सबके नेम्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई रविन्द्रनाथ टैगोर की नॉवेल आके मुंशी प्रेमचंद में ऐड करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मुंशी प्रेमचंद ने, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखा है हम उनका कलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सारा का सारा सेम आएगा, इसीलिए दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट, कलेक्शन का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? और आगे बात करते हैं। अगला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में इसको भी डिफाइन कर चुका हूँ, तो अभी यहाँ नहीं डिफाइन करूंगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट आएंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो जनवरी, जून एंड जुलाई मेरा भी आंसर होगा, आपका भी होगा, आपके फ्रेंड का भी होगा। यहाँ बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेट। इसको भी पार्ट 1 में डिफाइन कर डिस्कस किया हूं मैं कि आप जो बुक लेके पढ़ रहे हैं उस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका अगर आप कलेक्शन करेंगे तो हमारा आंसर, आपका आंसर और आपके दोस्त का आंसर सेम आएगा। चलो आगे बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। ये सेट का एक पार्ट नहीं है। ये सेट का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे लिए डेंजरस एनिमल्स कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं और आपके दोस्त के लिए कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है मुझे अमेरिकन बफेलो, वुल्फ और एलिफेंट से डर लगता हो और आपको लगता है कि नहीं सर ये डेंजरस नहीं है, शायद लॉयन, टाइगर और जैकाल डेंजरस हैं। आपके दोस्त को लग रहा होगा नहीं हिप्पो, डॉग, कैट ये ज़्यादा डेंजरस है। मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव है सोचने का, कौन कैसे सोचेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट तो सेम है लेकिन इसके जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं। बिकॉज देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। आगे बात करता हूँ द कलेक्शन ऑफ द प्राइम इंटीजर्स
ऑब्वियसली बात है यार, प्राइम नंबर मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों से बोला था कि प्राइम नंबर पढ़ लिएगा और उसका मुझे जरा डिफिनीशन लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्राइम नंबर की डिफिनीशन नहीं आती है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है, और जिनको आती है भी ना वो गलत आती है। अगर आती है तो मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई करें कि वाई 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको प्राइम नंबर क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर कैसे कलेक्शन करोगे, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए अपनी कॉपी में। पहला 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17, देन 19 एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होगा ना। तो यही सीक्वेंस आपने बनाया ना, यही मैंने बनाया और यही आपकी फ्रेंड ने बनाया, देन इट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ये किसका पार्ट हो गया, मेरा सेट का एक पार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 के ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सेट गिवन है, सेट के कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सेट हमारा कैपिटल लेटर से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने पार्ट 1 में बताया आपको, ये उनके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। और मैंने आपको डिस्कस किया था इन दो सिंबल के बारे में, डिस्कस किया था। दिस सिंबल डिनोट बिलोंग्स टू, ये क्या डिनोट करता है, बिलोंग्स टू को डिनोट करता है, और ये सिंबल डिनोट करता है डज नॉट बिलोंग टू। दोनों के साइन के नेम आपको याद होंगे क्योंकि हमने सिंबल्स और उनके नोटेशंस के बारे में पार्ट 1 में बात किया हुआ है। चलिए बात करते हैं। इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सिंबल ये बोलता है इज अ मेंबर ऑफ, और इसको बोल सकते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ, देखो यूज कैसे करते हैं, मैं ऑलरेडी यूज बता चुका हूँ, फिर से मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एलिमेंट क्या है, 4 है, कह रहा है 4 क्या सेट ए में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो जरा देखो, सेट ए है, सेट ए में कहीं आपको 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर 4 दिख रहा है देन इट मीन्स दैट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 किस में बिलोंग करने वाला है, 4 सेट ए में बिलोंग करने वाला है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट पे आते हैं। -4 बिलोंग टू ए, क्या -4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। जो दिख रहा है वही करना है, जो नहीं दिख रहा है ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं भी सोचने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, जब सोचना होगा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से आपको सोचना शुरू करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग अभी तक कोई नहीं लगाएगा, मैंने अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाया जो आपको सोचना पड़े। अभी देखना है आंसर देना है, देखना है आंसर देना है, थ्योरी को पढ़ना है आंसर देना है, ठीक है, यही सब चल रहा है। तो -4 बिलोंग टू ए, क्या आपको यहाँ कहीं -4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो -4 डज नॉट बिलोंग टू ए। 12 बिलोंग टू ए, क्या ऊपर कहीं आपको 12 दिख रहा है सेट ए में, नहीं दिख रहा है, क्या 12 इसका मेंबर है कहीं, नहीं है ना, तो 12 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। इसको चाहे डज नॉट बिलोंग टू बोले या बोले इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गिवन सेट, जो भी है, ठीक है ना। 9 पे आते हैं, फोर्थ पार्ट, 9 आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन वी कैन से दैट 9 बिलोंग टू ए, 9 ए में बिलोंग कर रहा है। फिर हमारा फिफ्थ पार्ट 0 बिलोंग टू ए, क्या 0 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है हमारा। फिर -2 बिलोंग टू ए, क्या -2 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, -2 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ से खत्म होती है। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के और फोकस होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के, सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं। तो सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका क्या होता है, पहला होता है मेरा रोस्टर फॉर्म। 2 फॉर्म में सेट को लिखते हैं, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। नेम याद रखना है आपको क्योंकि इन्हीं का यूज होने वाला है अगली एक्सरसाइज में। एंड सेकेंड पार्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को डिस्क्राइब करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारा रोस्टर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं टेबलर फॉर्म, और दूसरा हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मुझे वीडियोस बहुत सारे बनाने हैं क्योंकि पूरी गाड़ी से मैं खत्म करना है, तो मैं उतनी बात बोलूंगा जितनी आपके लिए यूजफुल होगी, और जितनी बात मैं बोलूंगा उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे ले आके छोड़ रहा हूँ जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। तो बीच की जितनी भी गैपिंग है ना, मैं पूरी फुलफिल करके चल रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, और मेरी हर एक बात का ध्यान देना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूंगा और मैं बकवास कोई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत सारे बनाने हैं और टाइम मुझे बचाना है। चलो आगे बात करते हैं।
रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक रोस्टर फॉर्म की, पहले मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म की या टेबलर फॉर्म। इससे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला, मैंने एक आपको सेट दिया, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स का कलेक्शन करना है। तो आपको पता है कि हम कैसे लिखेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ए ई आई ओ और यू, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो लिखने का फॉर्म है ना, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो पहचानने, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानने का तरीका क्या है, आइडेंटिफिकेशन इसका कुछ ऐसे होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिखे जाएंगे वो सारे के सारे कॉमा से सेपरेट किए जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, उसके बाहर नहीं लिखे जाएंगे और स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। कोई भी अलग से सिंबल उनका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम एलिमेंट लिखेंगे और एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। बात को दिमाग में रखना, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, वही हमारा टेबलर फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनका क्या करना है, हमें कलेक्शन करना है। लेस देन है ये, ठीक है ना, THAN, लेस देन 20। तो जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है वो कितने से कम होने चाहिए, 20 से कम। तो हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू करते करते 18 19 और 20 ऐसे लिखेंगे ना। तो हमने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट लिखेंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमको सेट लिखना है, सेट पढ़ रहा है और सेट तभी डिफाइन होगा जब वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है मतलब सेट नहीं है वो। और सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग करके रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि रोस्टर फॉर्म लिखना आपको आगे होगा। अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देखो क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, कि सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, ध्यान देना। मैंने अब देखो, पहले क्या था, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा था ना, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, रोस्टर फॉर्म में। अब मैं रोस्टर फॉर्म दूंगा और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। देता हूँ एग्जांपल। मैंने लिखा एक सेट ए है, कैपिटल ए, कोई सेट है, AEIO और U, ठीक। आपने बोला सर ये तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है ना, तो बस जो आपने बोला वही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर स्टेटमेंट और सिंबल का यूज करके आप लिख सकते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो आप लिखेंगे सर दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये होगा ना हमारा, इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा। अब जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने लिखा है वही हमारा पूरा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, मैंने सेट ए दिया है, सेट एक्स दे दिया। सेट एक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एग्जांपल दिया। अब मैंने बोला कि ये किस फॉर्म में लिखा है, तो पहली बात तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये तो आइडेंटिफाई करना आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, मतलब कि ये हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे गए या टेबलर फॉर्म में लिखे गए हैं। अब मैंने बोला कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने क्या बोला, आप कुछ सिंबल्स का यूज करके या स्टेटमेंट का यूज करके अगर इनको लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। दिखाता हूँ कैसे। आपका स्टेटमेंट जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि सर दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। सही है, लिखता हूं मैं। देखो इसको लिखने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। ये तरीका हो गया मेरा। दूसरा तरीका क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर आपने बोला था स्टेटमेंट और सिंबल के फॉर्म में। सिंबल क्या है बताता हूँ क्या है। सपोज दैट हमने डिफाइन किया, जो सेट एक्स है उसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने स्मॉल एक्स मान लिया, ठीक। बाहर जो होगा वो कैपिटल होगा क्योंकि सेट को नेमिंग कर रहा है, और जो अंदर है वो एलिमेंट्स हमारे। तो एक्स सच दैट एक्स, ये जो सिंबल है ये मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, सिर्फ सच दैट का सिंबल है। तो एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब क्या हो, ये सुनना,
ये x जो है ये इन एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा, और ये x के बारे में मैं आगे लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? x such that x is a नेचुरल नंबर। x क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। ये x था, इसको यहां डिफाइन किया such that लगा के, where x is less than 9 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ये कॉमा लगा यहाँ पे। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया। एक तरीका और बताता हूँ, मैंने इसको लिखा x such that x belong to नेचुरल नंबर, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बताया था ना उनके n कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा था, तो जो n है वो किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो मैंने कहा जो x है ना, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब कि x की जो भी एलिमेंट होंगे वो हम कहाँ से पिकअप करने वाले हैं? नेचुरल नंबर से पिकअप करने वाले हैं। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड लिखना नहीं है, लिखा हूं मैं, दिमाग में रखना है, वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 8। हो गया? ये भी सही है, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। x लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया? 8 हो गया। अब इसकी जगह देखो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते थे लेस देन 9 लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कि x इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर देन 0 कर सकते थे, क्योंकि x नेचुरल नंबर है जो 0 से बड़ा है और 8 के इक्वल है या 8 से छोटा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि इतनी बात मेरी क्लियर हो गई नहीं होगी? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत इजी में बताया, मैंने कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं पढ़ाया। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैं बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ कि आपको बर्डन ना लगे। मैं पढ़ाते तो मैं ये दिमाग में रखता हूँ कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा मेरे से पढ़ रहा है ना, उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मैथ ईजी है। और यही मेरा पैटर्न होगा पूरी की पूरी सीरीज में, कि मैं सबसे कमजोर बच्चे को टारगेट लेके चलूंगा कि मुझे उसको भी समझाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गए होंगे। अब इनके बारे में हम डिटेल से थोड़े से ज़्यादा से एग्जांपल लेंगे, उनको और अच्छे से जानेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और हमें उनको डिस्क्राइब करना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें हमको लिखना है, ध्यान देना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जितने भी लेटर्स आपके आए हैं उनका पूरा का पूरा क्या करना है? कलेक्शन करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, वर्ड और लेटर में फर्क होता है। एक वर्ड है, ठीक है ना, और जिसमें ये PROBABI ये है, दे आर कॉल्ड लेटर्स। तो अब मेरी बात सुनना, कह रहा था सेट, आपको सेट बनाना है किसका? ऑल द लेटर्स, सारे के सारे लेटर्स का सेट बनाना है जो किस वर्ड में आए हैं? प्रोबेबिलिटी में आए हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देखा P आया है, R आया है, O आया है, B 2 बार आ गया है। जो 2 बार आएगा उसको एक बार लिखेंगे, जो 3 बार आएगा उसको एक बार लिखेंगे, जो 10 बार आएगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे, जो 1 बार आएगा उसको सिर्फ एक बार, जो नहीं आएगा उसको नहीं लिखेंगे। जरूरी नहीं है जो नहीं आया वो उसको लिखेंगे। देखो, मैं एक सेट बना रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का नियम ये है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और सारे के सारे एलिमेंट को कॉमा से अलग करना है। तो हमारे इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं? एक P हो गया, ठीक है, P के बाद R हो गया, फिर O हो गया, फिर B हो गया। देखो, पहले P लिखा मैंने, फिर R लिखा, फिर O लिखा, फिर B लिखा, फिर मेरा A आ गया। लेकिन अब B नहीं लिखेंगे। B क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि जो एक बार आएगा उसको लिखना है, लेकिन जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है ना उसको बार बार रिपीट नहीं करना है सेट में। तो जहाँ पे दो बार भी आया तो यहाँ पे B नहीं राइट करेंगे। फिर हमारे पास में I आया है, हम I लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे और लास्ट में हम Y लिखेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको हम कॉमा से अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के एक सेट बना लेंगे, वो हमारा सेट होगा। अगर उस वर्ड के अंदर कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उन रिपीटेशन को हम इग्नोर करेंगे और उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, न कि बार बार। ऐसा नहीं कोई लेटर 5 बार रिपीट हो रहा है तो उसको 5 बार लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में आ गया, सेट बन गया हमारा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे ना इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। सपोज दैट मैंने एक लेटर ले लिया एप्पल, APPLE, ठीक है, एक वर्ड हमारे पास में क्या आ गया? एप्पल आ गया। अब मैं बोलूँ कि इसका सेट बनाओ, तो इसका सेट कैसे बनेगा? A बनेगा,
P बनेगा, L बनेगा और E बनेगा क्योंकि देखो A आया है सिंगल टाइम, जो डबल टाइम आया है उसको एक ही बार लिखेंगे और जो एक बार आया उसको एक बार और जो एक बार आया उसको एक बार। तो उम्मीद करता हूँ ये बात तो मेरी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? तो ऐसे जो भी लेटर गिवन होगा, सॉरी जो भी वर्ड गिवन होगा उसके सारे लेटर का एक सेट बना लेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। बात मेरी पहले ध्यान सुनना, माना कि आप मैथ में बहुत कमजोर है लेकिन इतने नहीं कमजोर होंगे कि आपको इंटीजर्स बताना पड़े इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, और हमें ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे आएगा वही नेगेटिव का स्क्वायर करने पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और -1 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर कितना है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। तो जो नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वही पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब मेरी बात सुनना, कह रहा सेट बनाना है आपको जितने भी इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का। तो कंटिन्यू करते हैं। जीरो इंटीजर है, ऐसा नहीं कि जीरो इंटीजर नहीं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव बट इट इज एन पार्ट ऑफ इंटीजर। चलो जीरो के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इंटीजर्स का अगला नंबर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और -1 लेंगे तो -1 का भी स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिपीटिशन अलाउ नहीं करना है, रिपीटिशन हमें इग्नोर करना है और सिर्फ एक बार उसको लिखना है। फिर मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, 4 आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आया तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो रहा है, तो रिपीटिशन नहीं करना है, एक बार। फिर हमारा 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 25 एंड सो ऑन। क्योंकि आप पूरा तो नहीं लिखेंगे ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा एक सेट हो गया, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग दिया हूँ मैं ये भी लिख सकता था, चेंज द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। अब बताने की जरूरत नहीं, जेड हमारा इंटीजर है, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, उस चीज को याद रखना है। अपनी एक पतली सी कॉपी बनाइए क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐड कराता रहूंगा, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बूस्ट अप करेंगे। तो वो एक डायरी बगल में रखिए, मैं कुछ भी बोलूँ आपको लग रहा है नहीं आ रहा था तो आप उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोला आपने सुना और सुनने के बाद इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। जेड हमारा है क्या, जेड हमारा इंटीजर है, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया है। अगर मैंने जेड प्लस लिखा होता तो पॉजिटिव होता, और जेड माइनस लिखा होता तो हमारा क्या होता, नेगेटिव। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। कह रहा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब कि आपका जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, और जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 2 आनी चाहिए या तो 2 से छोटी आनी चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं। अब जरा देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें और 0 का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, वो 2 से छोटा है, सही है, ठीक है। फिर हम अगर -1 रखेंगे तो -1 का भी जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा ना, और वो 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। फिर हम +1 रखेंगे, सेम आएगा। फिर हम अगर 2 रखते हैं तो 2 का भी मॉड क्या आएगा, 2 ही आएगा, और अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का भी मॉड क्या आएगा, +2 ही आएगा, और जो कि या तो इक्वल या लेस देन के इस कंडीशन के अंदर आ रहा है। मेरी इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ बच्चे, जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा होगा सर -2 फिर -1 फिर 0 और फिर 1 फिर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बोला ना कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, हमारा कोई इशू नहीं है, आगे लिखे या पीछे लिखे, कोई कहीं भी लिखे, लेकिन सेट के अंदर ही लिखना है, सेट के बाहर नहीं जाना है। चलो आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और है मेरा, अगला एग्जांपल क्या है मेरा, एक्स सच दैट एक्स, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये लिखो, चाहे जो भी आपने पहले आगे पीछे लिखा, कोई इशू नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा n है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और कंडीशन क्या दे रहा है कि n की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए या 1 और 3 होनी चाहिए, 1 से लेकर 3 तक होनी चाहिए। अब मेरी बात आगे सुनना। अब आप कहोगे सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इस कंडीशन को इग्नोर करता हूँ, यहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि n की वैल्यू 1, 2 और 3 आएगी। लेकिन सपोज मैं इस कंडीशन को n कुछ नहीं दिया होता, यहाँ मेरे कुछ दिया ही नहीं होता, कोई कंडीशन ही नहीं होती मेरी, तो n के लिए तो फिर इनफाइनाइट मैनी वैल्यू हो जाती, कैसे हो जाती, n सपोज मैंने n दिया होता कि n बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, तो भाई साहब
तो रियल नंबर कितने जाएंगे मालूम है ना। तो मुझे कंडीशन चेंज करने की जरूरत अभी नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसको और कैसे करना है। तो अभी हमारे पास में कंडीशन क्या थी कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो n जब नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन n जो है वो 1 से लेकर 3 तक होना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो चलो बार बार हम एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार हम यहाँ पे 3 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको सेट बनाएंगे। तो जब हमने n इज इक्वल टू 1 रखा, तो n इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर हमने n इज इक्वल टू 2 लिया, क्योंकि n की पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 2 है। जब n इज इक्वल टू 2 रखा तो n की वैल्यू 2/2 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। फिर हमारे पास n की एक वैल्यू और है, कौन सी है, 3 है। जब हमने n की वैल्यू 3 रखा, n इज इक्वल टू 3, तो n ऊपर 3 आ जाएगा मेरा, 3/3 की पावर 2 प्लस 1, 3/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/10। पहले बताओ इतनी बात मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब हमारे पास एलिमेंट निकल के आ गए, एलिमेंट इन द सेंस मतलब n x की वैल्यू निकल के आ गई। जब हमने n इज इक्वल टू 1 रखा तो x की वैल्यू ये आई। जब n इज इक्वल टू 2 रखा तो x की वैल्यू ये आई। और जब n इज इक्वल टू 3 रखा तो x की वैल्यू ये निकल के आई। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो 1/2 निकल के आ रही है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 2/5 निकल के आ रही है, तीसरी क्या आ रही है 3/10। लेकिन हमको यहाँ बनाना क्या है, हमको यहाँ सेट बनाना है और सेट को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सेट को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने बोला था जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में निकल के आ गया। अब पहले बताइए इतनी बात मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए। ये हमारे क्या थे, सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर रहे थे। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कुछ सेट गिवन थे जो स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन था, हम उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, फिर उनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिस्क्राइब फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्या है हमारा कि हमारे पास में जितने भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, ये जो भी मैंने सेट दिया हुआ है इनको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है आपको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला सेट हमारा ए है। ए क्या कह रहा है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 14 15 16 17 18 और 19। तो अब मैंने आपसे बोला कि आपको देख के क्या लग रहा है, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर लग रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से लग रहा है, 14 से लेकर 19 के बीच में। ये सारे वो नहीं है कि 1 से लेकर 2 1 2 3 4 5 6 वो नहीं है। देखो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो देखो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि x सच दैट। x क्या डिनोट कर रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि बच्चों के पास इसका आंसर नहीं होता है कि x बार बार सर क्यों लिख देते हैं। ये x क्या है, ये x यहाँ के एलिमेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि x को हम कैसे डिफाइन करेंगे, x अब देखो आगे डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं। पहले x लिखा कि x को डिफाइन करो, अब आगे x डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं। क्या कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो सारे के सारे जो x बिलोंग कर रहे हैं वो क्या बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि सर जो x की वैल्यू है ना, इट इज लेस देन 20 बट ग्रेटर देन 50, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया और ये हमारा कंप्लीट सेट हो गया। देखो x क्या है, 15 से बड़ा है, 20 से क्या है, छोटा है। तो 15 से बड़ा 20 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, नेचुरल नंबर क्यों बोला, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है ना। तो इट मींस दैट 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एंड सो ऑन। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। सेकंड पार्ट पे आता हूँ, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड विद प्रोबेबिलिटी। तो अभी तो हमने बात कर लिया था कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो पहली कंडीशन तो है इसको बॉक्स में बंद करके लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक सेट ए बना लिया, हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हम x को डिफाइन कर रहे हैं, x such that x is set of all the letters of word probability। ठीक है, अगली कंडीशन सुनना क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, लेकिन सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। अगर हमारे पास में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में बोलूँगा तो आप इवन नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, 2 4 6 पे दिखाता हूँ। देखो अगर इसको आपको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में, RF मतलब रोस्टर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे ना, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखोगे आप, देखो x such that x,
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। x such that x is equal to 2n। 2n हो गया, मैंने 2n लिखा ना, क्यों लिखा 2n? क्योंकि सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, सारे के सारे 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं, और जो n बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। क्यों बिलोंग करेगा, सुनिएगा मेरी बात। अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 1 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पे तो 2 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है ना, तो n की वैल्यू 3 रखा, 3 2 का कितना आ जाएगा, 6। मतलब जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर की वैल्यू n की वैल्यू नेचुरल नंबर से निकाल के रखते रहेंगे, वैसे वैसे जो x है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाता हुआ चला जाएगा। बात मेरी क्लियर हो गई? ये रोस्टर फॉर्म हो गया, तो ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं, अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कैसे लिखते हो आप? ऑड नेचुरल नंबर लिखते हो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये लिखते हैं आप। अब मैंने बोला कि ऑड नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। दिमाग को थोड़ा सा खोल के सोचना। मैंने क्या बोला कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें सिर्फ हम एलिमेंट को लिख के कॉमा से अलग करते हैं, वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, या तो स्टेटमेंट होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट लिखा, या फिर हम उसको किसी सिंबल के साथ में यूज़ करते हैं। सिंबल जैसे कि अभी हमने ये सिंबल्स यूज़ किए, x = 2n, ये सिंबल्स हमने यूज़ किए, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर। तो क्लास 10 पास आउट होकर आ गया, तो ये तो पढ़ा होगा ना कि इवन नंबर हमारे 2n के फॉर्म में होते हैं और जो हमारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो 2n - 1 के फॉर्म में होते हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया x such that x और x को डिफाइन कर रहा हूँ, x क्या हो जाएगा 2n - 1। ये हमारे ऑड नंबर का ओरिजिनल फॉर्म होता है, और हमारा जो n बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। कहानी खत्म हो गई। लिखना आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा आगे, एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा और क्लियर होगा। देखो, लेकिन यहाँ तक क्लियर होना चाहिए यार। मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेट है। सेट क्या है? 1 1/4 1/9 1/16 1/25 1/36 एंड सो ऑन। अब कहोगे सर ये क्या है? ये भी नंबर है और एक पैटर्न चल रहा है। दिमाग को खोलो, सोचो, देखो। इसको अगर 1/1 लिख लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। इसका और फॉर्म पता है क्या है? 1/1 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/3 का स्क्वायर है, ये 1/4 का स्क्वायर है, ये 1/5 का स्क्वायर है। ऐसे करते हुए चल रहा है ना, सीरीज तो ऐसे ही पैटर्न चल रहा है हमारा। नीचे क्या दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर चल रहा है ना। मतलब कि नेचुरल नंबर को रेसिप्रोकल करके लिखा गया है। कहने मतलब है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये अभी तक किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में चल रहा है। एक्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ, कैसे? सच दैट x = 1/n। x = क्या हो गया? 1/n। लेकिन 1/n नहीं है, देखो नीचे नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर पर स्क्वायर भी लगा है ना, तो 1/n² हो गया। बॉक्स बंद, कहानी खत्म। बताओ, इतनी बात मेरी किसको क्लियर नहीं है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम पे ऐड रहिए, वहाँ पे मैसेज करिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, और ये हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में अपने। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।